बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, हर साल की तरह ये साल यानी कि 2024 भी अच्छी और बुरी यादें लेकर रुखसत हो रहा है और ठीक कल के रोज़ एक रोज़ बाद 2025 में हम सब दाखिल हो जाएंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम नज़र दौड़ाएंगे कि 2024 में हमने क्या कुछ खोया है और क्या कुछ पाया है। वैसे इसमें शक तो कोई नहीं कि 2024 का साल बड़ा ही गैर मामूली साल था, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हुई। 2024 में तकरीबन 70 से ज़ायद ममालिक में इंतखाबात हुए, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। ताहम जब से इंतखाबात हुए हैं तब से ही मुल्क की सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है और अपोजिशन ने मुसलसल हुकूमत की नाक में दम किए रखा। मगर हुकूमत अपोजिशन की तमाम तर तनकीद और एहतजाज के बावजूद अपनी मनमानियां करने में मसरूफ रही। अगरचे हुकूमत अवाम के हक में बड़े दावे कर रही है, लेकिन अवाम के हालात तो ये हैं कि वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे, जबकि सियासी कशीदगी आए रोज बढ़ती ही चली जा रही है। साल के आखिर में हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती टेबल पर तो बैठे हैं, मगर मुज़ाकरात को लेकर दोनों ही मिक्स्ड किस्म के सिग्नल दे रहे हैं। हुकूमती वुज़रा इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि कहीं मुज़ाकरात की आड़ में वो इस्तेमाल ना हो जाए, तो दूसरी जानिब 9 मई के मुल्ज़िमान की सजाओं और 3 रोज पहले DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे पीटीआई में भी मुज़ाकरात के मुस्तकबिल को लेकर तशवीश पाई जाती है। दूसरी जानिब हुकूमत से इत्तेहादी भी रूठे हुए नजर आते हैं। चंद रोज पहले MKM ने हुकूमत छोड़ने का इशारा दिया, तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने की सूरत में हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी का इंदिया दे दिया है। और पिछले चंद रोज से बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद भी खासी बढ़ती चली जा रही है। आज के प्रोग्राम में इत्तेहादियों की नाराजगी, मुज़ाकरात के मुस्तकबिल और 2024 में सियासी माहौल कैसा रहा, जबकि 2025 में सियासत क्या रुख इख्तियार कर सकती है, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया रिज़वान रज़ी साहब, दिफ़ाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, अनवर रज़ा साहब इस्लामाबाद से और नसीम सिद्दीकी साहब भी हमें प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगी। तो चलिए सबसे पहले जो इस साल में हो रहा है और साल के आखिरी महीने में जिस तरीके से दोनों फ़रीक़ैन मुज़ाकराती टेबल पर आ बैठे हैं, इसका मुस्तकबिल, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है और अगर पॉजिटिव हुआ तो उसके मुहर्रिकात क्या होंगे, और अगर खुदा न खास्ता कोई मनफी रहा या ये मुज़ाकरात किसी अंजाम को ना पहुँचे तो उस सूरत में क्या हो सकता है। लेकिन सवाल पहला ये है कि दोनों फ़रीक़ैन मुज़ाकरात की टेबल पर भी मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ दोनों ही कहीं ना कहीं तकसीम का शिकार भी नजर आते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा नून लीग हमें तकसीम का शिकार नजर आ रही है। इसका जवाब जरा अनवर रज़ा से मैं ले लूं। अनवर रज़ा, इस्लामाबाद में आप बैठे हैं, चूंकि एस्टेब्लिशमेंट भी वहीं पर है और उसके अलावा जो मौजूदा हुकूमत है और उसके इत्तेहादी जो है, जो बड़े बड़े ओहदों पे, वो भी वहीं पर बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइएगा, वजह क्या नजर आ रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थोड़ी सी तकसीम का शिकार नजर आती है? ज़रिया, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि हमें यह समझना चाहिए कि जब पाक फ़ौज के तर्जुमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनको किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी, जबकि आप अगर मुतालबे की बात करती हैं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुतालबा देखिए कि जो असीरान हैं उनकी रिहाई की जाए। ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ना तो फ़ौज 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाना चाहती है गवर्नमेंट, सॉरी, और ना ही ये कमीशंस बनेंगे। तो फिर जो मुज़ाकरात के 2 मुतालबे जो 2 जनवरी को रिटर्न लिख के दिए जाएंगे गवर्नमेंट को, तो मुझे बताइए, जिस पर हुकूमत का शायद इख्तियार ही नहीं कि वो वहाँ पर जुडिशल कमीशन बना सके, तो ये मुज़ाकरात आगे कैसे चल सकते? मतलब आप ही कह रहे हैं, एक मिनट अनवर रज़ा, आप ही कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो बा इख्तियार नहीं है मुज़ाकरात के लिए, इज दैट सो? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बड़ा एक इस पर अगर बात करें तो बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसको मैं इस तरह सम अप करता हूँ कि जुडिशल कमीशन ना तो 26 नवंबर के वाक़े पर और ना ही 9 मई के वाक़े पर बनेगा। ये मुतालबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने करना है 2 जनवरी को रिटर्न। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारे जो असीरान हैं उनको, आपने जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा करना है, वो भी गवर्नमेंट मुतालबा पूरा नहीं कर सकेगी। उसकी वजह यह है कि वो अदालतों के जरिए जो केसेज हैं, अदालतों से उन्हें रिलीफ मिलेगा, ये गवर्नमेंट कहेगी। जब आपके दोनों जो बुनियादी मुतालबात हैं वो पूरे नहीं होंगे, तो मुझे बताइए कि ये मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बात बता रहा हूँ। अच्छा। चलिए, फेस सेविंग के लिए आप मुज़ाकरा जरूर कीजिए। जमहूरियत तो फेस सेविंग भी क्यों की जा रही है अनवर रज़ा? इस फेस सेविंग की हुकूमत को क्या जरूरत आन पहुंची है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नागुज़ीर होती हैं और शायद आपके इख्तियार में नहीं होती। जो कुछ जब आप सिस्टम के बेनिफिशियरी होते हैं ना ज़रिया, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें माननी पड़ती हैं। अच्छा। मसलन चले मैं इसको और खुलकर ये बात कर लेता हूँ, जब आपके पास जो मैंडेट आपका नहीं, जो आपको दिया गया हो, तो फिर आप कमज़ोर होंगे।
बिल्कुल कमजोर विकेट पर खेल रहे होंगे, तो फिर आपको बहुत सारी चीजें माननी पड़ती हैं, वो चीजें भी माननी पड़ती हैं शायद जो जमहूरियत में ना माननी पड़े, शायद आपकी सियासी जमात को वो कमजोर कर रही हो, लेकिन चूंकि अपने हुकूमत में होते हैं, अपने इक़्तिदार को दवाम देना होता है, तो ऐसी मजबूरी में आप फंसे होते हैं कि आपको वो चीजें ना चाहते हुए भी माननी पड़ती हैं। अच्छा अनवर रज़ा साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में बहुत सारे ना सवालात उठा दिए, जरा उन सवालों का जवाब अगर मैं ब्रिगेडियर साहब से ले लूं, आपके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए आसानी हो जाएगी। ब्रिगेडियर साहब, 3 बड़े अहम पॉइंट्स यहाँ पे अनवर रज़ा ने रेज किए। पहले तो इन्होंने कहा कि ये जो हुकूमती कमेटी है मुज़ाकराती, ये तो बाइख्तियार है ही नहीं। इस पर मेरा सवाल यह है कि अगर बाइख्तियार नहीं है तो फिर डायलॉग की टेबल पर आकर क्यों बैठे हैं? दूसरा ये कि अगर ये 9 मई और जुडिशियल कमीशन 26 नवंबर के हवाले से भी नहीं दे सकती, तो फिर बानी पीटीआई का जो बार बार मुतालबा रहा है कि हम उनसे बात करना चाहते हैं कि जिनके पास इख्तियारात मौजूद हैं और जिन्होंने इन हुकूमत को मैंडेट दिया है, तो फिर इसका मतलब फिर पुराना मुतालबा जो उनका था वो बिल्कुल दुरुस्त था, फिर एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान ही मुज़ाकरात होने चाहिए थे। जी ब्रिगेडियर साहब। देखें, इसमें दरियाब बात यह है कि जब मुज़ाकरात स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए एंड हैव फेथ इन डिस्कशंस। जब आपकी गवर्नमेंट और उसके बाद आपकी पीटीआई दोनों मिलके दोनों ने पार्टीज बना दी हैं, हाँ जी, तो इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर आपकी कम से कम ये 3-4 दिन में जब मुज़ाकरात स्टार्ट हो रहे हैं, किसी हालत में भी नेगेटिव प्रोवोकेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और फिर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। मेरे ख्याल में दोनों पार्टियों को डिसाइड करना चाहिए कि जब 2 जनवरी को बैठते हैं तो इन दिनों में कहीं ना कहीं इनको अपने एक डिसाइड कर लें कि हमारे पास कौन कौन सी ईजी चीज़ें हैं जो हम आप अगर एक दूसरे को अकोमोडेट करें तो उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। फॉर इंस्टेंस वैसे अभी तो जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं ब्रिगेडियर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जितनी भी किस्म की स्टेटमेंट्स हैं, सबसे ज्यादा ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आ रही हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब की वो गुफ्तगू भी है जिन्होंने कहा अच्छी बात है मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात होते होते ये ध्यान रखना कहीं रुल ना जाना। मतलब वो क्या कौन सी इनसिक्योरिटीज हैं उन्हें जिस पर वो उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी? देखें, आई फील के रिस्पॉन्सिबिलिटी ये गवर्नमेंट की होती है कि वो डायलॉग स्टार्ट करें। दे हैव टू इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक रिवाइवल, और उसके लिए नेशनल डायलॉग या पार्टी जो दोनों की ऑपोजिशन गवर्नमेंट की हो रही है ये बहुत ज़रूरी है। और इस दौरान में गवर्नमेंट के वुज़रा को कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिससे कोई प्रोवोकेशन हो, लैक ऑफ ट्रस्ट हो या इससे डायलॉग को फ़र्क पड़े। ठीक है। तो और ये गवर्नमेंट के आई थिंक प्राइम मिनिस्टर को और गवर्नमेंट के वुज़रा को सोचना चाहिए कि क्या ये प्रोडक्टिव है, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। ठीक है, ठीक है। लेकिन तो लेकिन पहले लेकिन से सोचना है कि पॉसिबल है। आई थिंक आई डोंट सेगमेंट में मेरा इसी मामले पर एक सवाल ले लीजिए। जो डीजीआईएसपीआर की कॉन्फ्रेंस रही है या जिस किस्म का उन्होंने जो भी बातचीत की और 9 मई से आगे तक अभी तक के तो मामला हमें बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे, तो सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहीं ना कहीं अदम एतमाद की वजह बनती है मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसके ऊपर? देखें, अगर आपने देखा हो डीजीआईएसपीआर ने थ्रू आउट अपनी ब्रीफिंग के अंदर कोई पॉलिटिकल बात नहीं की थी, बिल्कुल। उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग, ऑपरेशन, अफगानिस्तान, कश्मीर एंड दैट अबाउट इट। ऐसे तो ना करें। और जब किसी ने सवाल किया कि जी, लेकिन जब उन्होंने सवाल किया कि डायलॉग को आप क्या, उन्होंने कहा वी वेलकम, वी इनकरेज पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट की और अपोजिशन की बात होनी चाहिए, एंड दैट्स ऑल। ही डिडंट से एनीथिंग। और ये बिल्कुल होनी, आई ऑल्सो स्ट्रांगली फील, ठीक है, कि अगर, लेकिन इसमें डिपेंड ये करता है कि बानी पीटी का एटीट्यूड कैसा है, उनकी अपनी पार्टी को कितने इख्तियारात देते हैं वो देखना है, और कहाँ एकोमोडेट करते हैं। अच्छा चलें, अभी इख्तियारात के मामले पर रहती हूं। ये नसीम सिद्दीकी साहब ने कुछ कहा है, नहीं पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे थे। मैं आती हूं उनकी तरफ में, बिल्कुल आती हूं। अब ब्रिगेडियर साहब, ये जो आपने पॉइंट उठाया ना, क्योंकि अनवर साहब की गुफ्तगू का भी मंजरनामा वही था कि इख्तियार कितना है, तो जरा मैं रिजवान रजी साहब से पूछ लूं। रजी साहब, क्या बाइख्तियार नहीं है ये मुज़ाकराती कमेटी? ये अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मुझे मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त तक जो मेरे अहबाब डिस्कशन कर रहे हैं, भाई ये तो आपको अपनी नेगोशिएटर से पूछना चाहिए ना भाई, कि एक बेख्तियार कमेटी है उसके साथ आप बैठे ही क्यों हो? आप अपने स्टांस पे रहो ना। जो साल आपने स्टांस रखा कि हम तो उनसे मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास इख्तियार है। तो बात आगे बढ़ गई ना। ओके, वेल एंड गुड। तो अगर बात आगे बढ़ी है नसीम सिद्दीकी साहब,
मैं 2 बंदों के बाद बोलने लगा हूँ, मुझे तो बर्दाश्त नहीं नहीं, आती वैसे देखिए साहब टाइम देते हुए आपको भी जरा मन से बात कर लूं। अब देखिए ना, अगर वो 1 साल तक ये बात करने के बाद हुकूमती पार्टी के साथ बैठी हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें भी तो कुछ नजर आया होगा ना। तो ये ज्यादा बेहतर होगा कि आप पीटीआई के मुज़ाकरातकारों से पूछें कि भाई आपने वो क्या मंजर देखा है जिसके बाद आप पिछला 8 महीने का अपना स्टांस छोड़कर, उससे भागकर यू टर्न लेके अब आप हुकूमत के साथ बैठना आपने कबूल किया है, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत ने पहले दिन ये बात क्लैरिफाई कर दी थी, जहां पे आपने बाकी वज़रा के बयानात सुने हैं, तो ये बयान भी आपको सुनना चाहिए था अपना राना सनाउल्लाह का, और वो ये था कि देखिए जो मामलात अदालतों में हैं उसके ऊपर भी हम कुछ नहीं कर सकते, और जो मामलात उनके अस्करी तंसीबात पे हमले के हैं उस पे भी हम कुछ नहीं कर सकते, वो भी मिलिट्री कोर्ट में है। तो मैक्सिमम यही हो सकता है ना कि बानी पीटीआई को हम अडयाला मुंतकिल कर दें, जिसका फिर जवाब आया। उन्होंने कहा कि हम इस पे मुज़ाकरात करने नहीं बैठेंगे। पीटीआई ने कहा कि हम इस पे मुज़ाकरात करने नहीं बैठेंगे कि अडयाला को सब जेल करार देकर हम बानी पीटीआई को वहां अडयाला को या बनीगाला को? बनीगाला। हाँ चलो बनीगाला को एक ही हो गया ना जी आजकल। है मतलब कि चले बनीगाला को अडयाला बना दिया जाए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला फैक्टर जो है ये हमें मतलब कि हमने ये तो कोट कर दिया कि राना सनाउल्लाह ने क्या कहा या ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, हमें यह भी बताना चाहिए कि असद साहब ने क्या कहा है, असद कैसर साहब ने, या बाकी जो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है उन्होंने क्या कहा है, और आखिरकार पीटीआई को वो क्या चीज नजर आई है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो एक बेइख्तियार और अदम मैंडेट शुदा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने बैठी है। हम सारे सवाल एक ही पार्टी से क्यों पूछना चाह रहे हैं? मैं सारे सवालों की बात नहीं, मैं चले मेरा सवाल फिर आप ही ले लीजिए ना रिजवान साहब। आप ये कह रहे हैं कि उनको क्या नजर आया? यही हुकूमत थी जो कहती थी कि हम सियासी लोग हैं, आए हमसे बैठे, हमसे मुज़ाकरात करें, हमारे पास इख्तियार है, हमारे पास मैंडेट है। अब इसी प्रोग्राम में बैठकर मतलब मेरे जो बाकी मुअज़्ज़िज़ मेहमान है वो ये भी कह रहे हैं कि इस हुकूमत के पास तो इख्तियार ही नहीं है, इसके पास तो मैंडेट ही नहीं है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि इन लोगों के पास मैंडेट नहीं है। तो फिर जब मैंडेट ही नहीं है तो फिर सवाल फिर वहीं पे पैदा हो जाता है। फिर आपको ये भी गिला रहता है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात क्यों करना चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट कहती है भाई आप जाके सियासी लोगों से मुज़ाकरात करें। पहले सब लोग आपस में डिसाइड कर लें कि इख्तियार किसके पास है और कौन दे क्या सकता है, फिर मेरे ख्याल से मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए। जी मेरा ख्याल है कि आपकी एडवाइस बहुत अच्छी है और पीटीआई को भी और पीएमएलएन को भी इसके ऊपर अमल करना चाहिए, ठीक है ना? ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहेंगे। बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करता हूं। आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट में रेज किया है। देखिए इस वक्त अगर हम इसको जान पाए कि ये जो मैं थोड़ा सा इस साल के ऊपर जो हुआ है, इस साल जिन 70 ममालिक के अंदर इंतखाबात हुए हैं उन 70 I request you to please reserve your comments for the next segment, क्योंकि हम इसको उस अगले इसमें इजाजत हो तो आगे बढ़ो जरा, ठीक है? इस टॉपिक को भी कंप्लीट करते हैं। सिद्दीकी साहब बताइए फिर, अगर तो बाइख्तियार कमेटी ये है नहीं, ना जुडिशियल कमीशन बना सकती है, ना असीरान की रिहाई दे सकती है, तो फिर ये कर क्या सकती है? देखिए ज़रियाब, वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि द पावर लाइज इन द बैरल ऑफ द आर्मी मैन। आपको पता है पाकिस्तान में जो भी हालात चल रहे हैं, जुडिशरी पे किसका कंट्रोल है, बाकी चीजों के ऊपर किसका कंट्रोल है। हुकूमत को जिस तरह फार्म 47 पे ला के बिठाया गया है, वो तो हर वक्त ये डरते रहते हैं कि उनके नीचे से कालीन किस वक्त खींच लिया जाएगा। तो बात सिंपल सी है, इस वक्त अगर कोई फैसला कर सकता है या मुज़ाकरात कर सकता है, वो अस्करी क़यादत है और दूसरी तरफ अवाम की ताकत है, इमरान खान है। बाकी बीच में तो ये सारे रोले रफड़े हैं, इन बातों का कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरह अभी बात हो रही थी कि भाई 8 महीने साल आपने जो है वो धक्के खाए, आप अपनी बातों पे अड़े रहे, अब क्या बात आपको मुज़ाकरात पे लेके आ गई? तो देखें, जब दूसरी जंग अजीम भी खत्म हुई है, लाखों लोग उसमें मर गए, करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद वो टेबल पे बैठे। तो टेबल पे बैठना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेबल पे उन लोगों को बैठना चाहिए जो बाइख्तियार हो, जो फैसले कर सके। मेरे पास इत्तलात है टेबल पे लोग बैठे जरूर हैं, लेकिन उसमें कहा जा रहा है, वो कहते हैं ना कि जो भी फेस सेविंग की भी बात हो रही थी यहाँ पर, शायद वो वाली कमेटी फाल है जो कि 24 नवंबर के दौरान, 26 नवंबर के दौरान जो थी वो फाल थी, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी शामिल थे। देखिए ज़रिया, जब आप मैसेंजर्स बिठा देते हैं ना, तो उधर आप मुझे बिठाएं, आपको बिठाएं, अनवर रजा को बिठाएं,
किसी को भी बिठा दें, फैसले तो आपको पता है कहाँ से होने, पीटीआई का फैसला इमरान खान ने करना है, दूसरी तरफ से फैसला जिधर से होना है वो राजी नहीं है, क्योंकि अभी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हो रहा था वो प्रेस में क्यों जिक्र किया गया, ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही किया कि उन्होंने तो जिक्र नहीं किया, लेकिन वहां आपको पता है कि जिस बीट के लोग होते हैं, सवाल जिस किस्म के पूछे जाते हैं, वहां पे जब सवाल का जवाब दिया आपने वहां दोगले का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको अपनी गवर्नेंस ठीक करने का कह रहे हैं, इंतशारी बात हो रही है, टीटीपी का इल्जाम लगाया जा रहा है, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल राजी नहीं है, आप खुश नहीं है इन चीजों से। तो अगर आप खुश नहीं है तो फिर तो चीजें हो नहीं सकती। अडयाला में किसका कंट्रोल है, क्या वहां पे जेल है उनका कंट्रोल है, कौन कंट्रोल कर रहा है? और फिर मुझे हिस्ट्री में बता दिए पाकिस्तान की कि किसके साथ इस किस्म के मामला चले। ठीक है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इमरान खान के दौर में हुई, लेकिन नवाज शरीफ साहब को 200-200 300-300 लोग जाके मिलते थे, कोई मिलने पे पाबंदी नहीं थी। यहाँ पे तो आप देख लें कि तस्वीर बाहर नहीं आ सकती, कोई मिल नहीं सकता, किसी अदालत में पेश नहीं हो सकता। हाँ, ये मुझे भी याद है कि कभी हमने ये ना कहा हो कि बानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद ये नवाज शरीफ साहब खुलकर नाम लिया करते थे। नहीं, नाअहल नवाज शरीफ कहते थे आप लोग, ऐसा ना करें। नाअहल नवाज शरीफ कहते थे, जर्नलिज्म के किसी पर्सपेक्टिव में ये नहीं। यहाँ पे आप मुल्जिम इमरान खान कह रहे हैं, लेकिन कभी नहीं पूरा उनका नाम लेने के ऊपर इजाजत नहीं है। मैं पूरा नाम लेता हूँ, मैं भी यही कह रही हूँ कि आप मुल्जिम इमरान, हाँ नहीं, हम इमरान खान का पूरा नाम लेते, कोई मुल्जिम इमरान खान नहीं कहता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे जब वो कोर्ट से बाहर निकलते थे, तो बात ही आपने एक तरफ तो बिल्कुल दबा के रखा हुआ है, सांसें लेने की इजाजत नहीं है, बोलने की इजाजत नहीं है। ऐसे मुज़ाकरात कहाँ पे होते हैं? मुज़ाकरात तो बराबर के लेवल पे आके होते हैं ना। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अभी नतीजा मतलब मुज़ाकरात आपको नजर नहीं आ रहे। ठीक है, नतीजा खैर मुज़ाकरात नजर नहीं आ रहे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। क्विकली ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी ना, तो यहाँ से भी बात करूंगी कि आज बानी पीटीआई ने भी फिर से एक मैसेज जो है वो कन्वे किया है अपनी बहन अलीमा खान के थ्रू। क्या कहा उन्होंने, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और पीपल्स पार्टी के लोग इतने नालायक क्यों नजर आ रहे हैं मौजूदा हुकूमत से, इस पर भी गुफ्तगू होगी राइट आफ्टर द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, से पहले कि मैं इत्तेहाद में बैठी पीपल्स पार्टी की शिकवे शिकायतों का जिक्र करूं, ब्रिगेडियर साहब आपसे मेरा एक सवाल है सानेहा 9 मई और 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन के हवाले से। देखें, हमने देखा कि तकरीबन 100 से ज़ायद मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुना दी गई हैं। इसका मतलब ये कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो अपनी जो भी प्रोसिक्यूशन है उसको कंप्लीट कर चुकी है। अब जाकर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टिल अपनी उसी डिमांड पर है कि जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, तो सर ये इतने बड़े अचंभे की तो बात नहीं, क्योंकि अगर तो मिलिट्री कोर्ट्स और वहां पर जितनी भी प्रोसिक्यूशन है या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट की जानती है कि जिन लोगों को उन्होंने सजा दी है वो वाकई हकीकी मुजरिम हैं, तो सर बना दीजिए जुडिशियल कमीशन। क्योंकि जो एविडेंस उन्होंने इकट्ठे किए होंगे, जो चीजें इकट्ठे की होंगी, जो सीसीटीवी उनके पास मौजूद होगी, या जो कुछ भी ऑडियो मैसेज या वीडियो मैसेज होंगे, सर अच्छी बात है ना, जुडिशियल कमीशन को बिल्कुल ऐसे का ऐसा पलंदा थमा देंगे कि देखें भाई पहले ही सब कुछ तैयार हुआ पड़ा बैठा है। मेरे ख्याल में तो कोई बड़ी बात तो नहीं जुडिशियल कमीशन का क़याम की। देखें, एक बात ये है दरियाब, एक तो बात ये समझने की है कि क्या बानी पीटीआई इस कमीशन के फैसले को एक्सेप्ट करेंगे? सर अगर एक्सेप्ट ना करते होते तो कैसे कह देते? जैसे पहले हमेशा वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, बाद में कहते हैं जी नहीं मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। नंबर 2 बात की बात है ना, आप बनाए तो सही करे कमीशन। देखें 9 मई की बात है ना, 9 मई के अब लोगों को 85 को पनिशमेंट हो गई है। हाँ जी, ठीक है, ये अभी कोर्ट में जाएंगे, वहाँ सारी चीजें यहाँ हो जाएंगी, कोर्ट में हाई कोर्ट में अपील करेंगे, एक एक एविडेंस आएगी जो कोर्ट में पेश की गई है, ऑडियो भी होगी, वीडियो भी होगी, डॉक्यूमेंट्री भी होगी, कोई जो कुछ भी होगा उसमें पेश हो जाएगा। तो वहाँ अभी ये फॉरेन अपील में तो सब चले गए हैं, अब पानी का पानी और दूध का दूध वहां पर हो जाएगा। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, अब बात असल प्रॉब्लम ये है कि अभी जो इसमें प्लानर्स और एग्जीक्यूटर थे जिन्होंने एक्चुअली सारा प्लान किया था और लोगों को गाइड किया था, ये इनकी भी सारी मौजूद है ऑडियोज कि ये क्या कह रहे हैं, 9 को क्या करना है और अगले दिन क्या करना है, यहाँ तक रिकॉर्डिंग है लोगों के पास जो कि पेश हुई है। ये देखे ना, इतने अगर 4, 5, 6 हज़ार लोग थे उसमें 85 लोगों को सिर्फ पिक किया। दैट मीन्स कि इनके कॉन्क्रीट प्रूफ थे, हर चीज मौजूद थी, तभी इनको लिया गया। उसके बाद इनके पास एक काउंटर क्वेश्चन ले लीजिए। अगर ये 105 लोग मुजम्मती प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, माजरत करते, माफी मांगते, तो क्या इन्हें सजाएं ना होती? अगर बानी पीटीआई को, मैं तो खुद ये भी फील करता हूँ कि अगर बानी पीटीआई 9 मई को
he could have come on the air and he said کہ میرے پارٹی کارکن نے جو کچھ کیا ہے میں اس پہ معذرت کرتا ہوں, میں I feel embarrassed کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, think would have been much better جو باقیوں سے ہوئی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی اگر یہ مجھے پکڑا, انہوں نے پہلے اناؤنس کیا تھا 8 کو کہ اگر مجھے اریسٹ ہوا تو میں اور مشکل ہوں گا, ڈیفیکلٹ ہوں, خطرناک ہوں گا, اور اس کے بعد ایگزیکٹ ہوا, اور اگر اس کے بعد یہ کہہ دیتے کہ جی میں نے یہ میری پارٹی نے کہ کارکن نے اوور پلے کیا ہے یا جس نے بھی غلط کیا ہے, بالکل مسلح افواج کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا, نشان حیدرت کے یادگاروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تھا. کیسی معافی ہوئی؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کانکریٹ ایویڈنس موجود ہیں جس کے اوپر سزائیں سنائی گئی, لیکن اسی کانکریٹ ایویڈنس ہونے کے باوجود مطلب یہ میں معافی مانگ لوں تو آپ کہیں گے اوکے, پھر اس وقت ادارے کی اپنی ریٹ کہاں چلی گئی سر؟ دیکھیں یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں گریوٹی آف آفینس کم ہو جاتی. آپ ویسے بھی جب you say کہ I have done and I feel sorry تو کافی ایون جج بھی آپ کو 50% تو وہیں آپ کو سزا کم کر دیتا ہے. اچھا تو آپ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سزاؤں میں کسی حد تک کمی آ جاتی, مکمل طور پر معافی تلافی نہ ہوتی. دیکھیں دریاب ایک بات کی ہے کہ it was a very serious thing. مسلح فوج جو ایمنی پہ نیریٹیو ہے کہ فوج اور عوام خلیص کرو, یہ بہت سیریس آفینس ہے, پھر کیسی معافی, کیسے کر دیتے ہیں لوگ پریس کانفرنس جنہوں نے کی وہ بھی معافی کی بات نہیں ہے, گریوٹی آف آفینس کم ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں کہ آپ بالکل ابھی بھی اگر دیکھیں مذاکرات ہو رہے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں جی کہ جو ہمارے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں 144 میں مائنر کیسز میں حکومت کہتی ہے اوکے جی ہم ان کے لیے ریلیف دے دیتے ہیں, ادھر کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی ہے. اگر گورنمنٹ کہتی ہے جی آپ آئندہ ہم جب آپ جلسہ جلوس کی بات کریں گے آپ کو ہم بہت اچھی ڈیسنٹ جگہ دیں گے, آپ وہ جلسہ کریں, ادھر اے بیٹر تھنگ. آپ وہ کہتے ہیں ہم ابھی آئندہ کے لیے کوئی پرووکیٹو سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی, unnecessary harassment نہیں ہوگی, یہ کانفیڈنس بلڈنگ میں یہ لائک پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم آئندہ اسلامت کی طرف نہیں آئیں گے. اور دوسری طرف ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جب تک مذاکراتی کمیٹی آپس میں مل جل رہی ہے, بیٹھ رہی ہے, بالکل اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگوں پر ان کے گھروں پر چھاپے بھی نہیں مارے جانے چاہیے. انور رضا صاحب سر جی ہاں جی بالکل بالکل ایسا ہی, اس کی یہ ہونا بھی چاہیے. انور رضا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب روٹھے روٹھے نظر آ رہے ہیں اور اب تو اپنی تقریر میں ان کا جاہو جلال بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا ٹھیک 1 مہینے پہلے بھی کچھ اس قسم کی باتیں جو تھیں وہ تھوڑی گردش کر رہی تھی کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید بلاول کو وزیر اعظم بنایا جا سکے. یہ سارا ہو کیا رہا ہے, مطلب بلاول کی مایوسی, بلاول کا روٹھنا, مطلب کس چیز کا سائن ہے یہ؟ دیکھیے ذریعہ بلاول بھٹو زرداری جب گورنمنٹ فارم ہو رہی تھی تو انہوں نے جو وزارتیں تھیں وہ لینے سے انکار کیا تھا اور اس گورنمنٹ کا حصہ نہیں بن رہے تھے. پھر آپ نے دیکھے بعد میں انہوں نے بڑا سمارٹلی موو کیا اور انہوں نے جو آئینی عہدے تھے وہ حاصل کر لیے تاکہ جو کڑوا ہے وہ مسلم لیگ نون کے کھاتے ہے اور میٹھا میٹھا پاکستان پیپلز پارٹی کے کھاتے میں. اب یہ بات جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر جو لوگ ہیں جو سینئر قیادت ہے ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. انہیں پتا ہے کہ پولیٹیکلی دیکھا جائے جمہوریت کے اندر تو ان کو نقصان, پولیٹیکلی نقصان جو ہے وہ سارا پہنچ رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو, اور پیپلز پارٹی گین کر رہی ہے. اب دیکھیے وہ پنجاب کے اندر بھی اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں مسلم لیگ نون پر, تو یہ مسلم لیگ نون بھی سمجھ رہی ہے. اب ہو کیا رہا ہے, دیکھیے بہت زیادہ کنفیوژن پھیلا ہوا ہے. ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ دیکھیے جب ترجمان ISPR کا بیان آتا ہے تو ادھر سے عمران خان کی جو بات ہے, علیمہ خان نے آجو کی, یہ بات بالکل ذرا سمجھ نہیں کیا جو برگیڈیئر صاحب نے کی کہ اگر گریوٹی آف ایفنس جو ہے وہ کم ہوگا اگر عمران خان ذرا اپنا لب و لہجہ بہتر کریں گے تو حالات آج یہ نہ ہوتے. لیکن وہ کیسے بہتر کریں, کیونکہ مسلم لیگ نون کی ناکامی ہوگی اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوئے. اس لیے ان کے جو وزراء ہیں, ڈیفنس منسٹر ہیں اور باقی جو امپورٹنٹ وزراء ہیں, جو مشیران ہیں, ان کے وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ وہ ایسا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس کی وجہ سے پرووک کر دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو. پی ٹی آئی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلم لیگ نون ڈیلیبریٹلی یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بڑھتا چلا رہے. اب انہوں نے یہ پی ٹی آئی نے کم کرنا ہے, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے, گورنمنٹ کی نہیں. گورنمنٹ کو دینے کے لیے گورنمنٹ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. اس طرح اپوزیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر انہوں نے طاقت کے مرکز کے قریب جانا ہے تو پھر انہیں اپنے لب و لہجے کو بہتر کرنا ہوگا. انہیں یہ مذاکرات بھی کرنے ہوں گے اور انہیں ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے جس کی وجہ سے اعتماد سازی کا جو ماحول بنتا جاتا ہے وہ خراب نہ ہو. لہٰذا پاکستان مسلم لیگ نون تو یہ کوشش کرے گی. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ان تمام تر مشکلات سے فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے مستقبل میں. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میں رضی صاحب سے کامنٹ لے لوں. رضی صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ کو لگتا ہے کہ اگر دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو تو اس بات کا ادراک ہے
کہ آئینی عہدے ہڑپ کر جانے کے بعد پیپلز پارٹی اب ایسا تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ جیسے جو نفع ہوگا تو ہم ہیں, نقصان ہوگا تو یہ ہماری سردرد نہیں ہے. لیکن سر عوام اتنے باشعور ضرور ہو چکے ہیں. ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے اس کو سیاسی شعور ملے. سر نو میٹر واٹ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے تو سیاسی شعور ملے یا نہیں, اس بات کو آپ بھی انڈورس کریں گے کہ اس وقت جو ملک کے سیاسی معاملات ہیں عوام شعور رکھتی ہے, اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اتنی ہی شریک جرم ہے. صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے پلڑے میں نہیں سارا نقصان ڈالا جا سکتا. اچھا, یہ میرا نہیں خیال جو آپ نے پیپلز پارٹی کا نقشہ کھینچا ہے وہ اس طرح سے ہے. پیپلز پارٹی اس وقت اقتدار کو پوری طرح انجوائے کر رہی, کوئی فائل اس کی نہیں رک رہی, کوئی کام اس کا نہیں رک رہا. یہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اب دیکھیے, میں روزانہ جب اپنے گھر میں لاہور میں آتا ہوں اپنے گھر سے نکل کے, اور میں جنوبی لاہور سے جنوبی لاہور میں ہی سفر کرتا ہوں, میں جنوبی لاہور سے شمالی میں نہیں جاتا, شرقی میں نہیں جاتا. میرے آگے ایک دو گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر کراچی کا نمبر لکھا ہوتا ہے. تو میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی. میں نے اس پہ کہا, میں نے کہا سارے شہر اپنے ہیں, سارے لوگ اپنے ہیں, لیکن یہ روزانہ میرے ارد گرد کراچی نمبر والی گاڑیاں اتنی کیوں ہوتی ہیں؟ تو بتایا گیا کہ جی پنجاب میں کراچی کی جو قیادت ہے پیپلز پارٹی کی وہ بہت زیادہ کام شروع کر چکی ہے, اور کمپنیاں لانچ ہو رہی ہیں ان کی, اور وہ کوئی ڈسٹریبیوشن, ٹریڈنگ اور ایکسپورٹ کے اندر ہیں. تو ان کے آفیشلز یہ گاڑیاں استعمال کرنا, اس لیے آپ کو محسوس ہو رہا ہے. اور پنجاب میں ابھی ان کا ایک گورنر ہے جس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. پہلی تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اقتدار میں حصہ چاہتی ہے. اچھا, یہ آج کی نہیں, یہ ان کی بہت دیر کی خواہش ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو پیپلز پارٹی نے یہ راجہ صاحب جو ملے گا حصہ وہ اس وقت لیا تھا نا انہوں نے, نہیں اب تو تھوڑا سا امید سے بڑھ کر مانگ رہی ہے نا. میں آپ سے عرض کروں کہ مریم نواز شریف جو ہیں اس پہ بالکل ٹوٹل انکار کر چکی ہیں. ٹھیک ہے, کہ اس طرح کا کوئی کوٹا, کیونکہ نہ ان کی مدد سے ہم نے پنجاب کی حکومت بنائی ہے, ان کا نقطہ نظر ہے, اس طرح کا کوئی کوٹا ہم ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے یہ ایک پہلو ہے جس کے اوپر پیپلز پارٹی ہر تیسرے چوتھے مہینے جو ہے وہ مذاکرات کا ڈول ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارا حصہ دیں, اور وفاقی حکومت کہتی ہے کہ جناب آپ ہم نے ہمارے ساتھ جو کچھ لینا ہے لے لیں, لیکن پنجاب آپ کے لیے شریک کار نہیں ہے. لیکن میں بریگیڈیئر حارث صاحب سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو آڈیو ہوتی ہے نا سر, یہ فورینزک کے بغیر ایویڈنس کا حصہ نہیں بنائی جا سکتی. دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو مجرم اعتراف کرے کہ یس یہ میری آواز ہے اور ایڈیٹڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا ہوتا ہے, یا پھر فورینزک اس کا انالیسز ہو اور رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے کہ یہ ملزم کی آواز ہے. آپ چونکہ آگاہ آدمی ہیں تو ہماری رہنمائی کیجئے گا کہ یہ جو آڈیو کی بنیاد کے اوپر, کیونکہ یہ ہائی کورٹ میں بہت اہم پوائنٹ ہونا ہے, ہائی کورٹ میں جب اپیل میں جانا ہے تو, اور ابھی تک ہائی کورٹ نے آڈیو کے فورینزک ایویڈنس کو تسلیم نہیں کیا کسی مقدمے کے اندر. دوسری بات, میں ایک بات کلیریفائی کر دوں کہ الحمدللہ اس حکومت میں بھی خاکسار کے خلاف 2 مقدمات ہو چکے ہیں, اور میں جب عدالت میں جاتا ہوں تو میرے ساتھ جمشید اقبال چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. ہماری تقریباً ایک ہی عدالت ہے, وہاں پہ وہ بھی بیچارے آتے ہیں. حالانکہ میاں بیوی دونوں نے الگ الگ 1 سے زائد مرتبہ پریس کانفرنسز کی تھیں, لیکن ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا بیچاروں کو, نہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہ انہیں پی ٹی آئی کی صفوں میں واپس دیا گیا ہو, اور نہ حکومت کی طرف سے کہ ان کے خلاف مقدمات واپس دیے گئے ہوں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, ہم مطلب کہ ساروں کو, بہت سارے لوگوں کو ریلیف ملا ہے, سسٹم کے بینیفیشری بہت سارے لوگ رہے ہیں, لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیچارے اس وقت ہاتھ دھوئے بیٹھے ہیں. جی برگیڈی صاحب دیکھیں, اس میں بات یہ ہے کہ جو آڈیو کیا نا, یہ آبویسلی کورٹ ڈیپینڈ کرے گا. اگر ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اور وہ ہائی کورٹ کہتا ہے نہیں جی پہلے فورینزک کرائیں, تو وہ دیٹ ول بی ڈن. اٹس ناٹ اونلی آڈیو, آپ کی ویڈیو بھی ہوں گی اور آپ کی ایویڈنس ہے. لوگوں نے بتایا کہ جی ہمارے سامنے یہ باتیں, اگر 10 لوگ آگے کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا ہے, آپ کی جو 85 لوگ ہیں, کیا آپ کا مطلب ان لوگوں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہوں گی کہ جی ہاں ہمیں فلاں نے کہا تھا, ہم نے یہ کیا, ہمیں آگے اکسایا گیا, ہمیں کہا گیا جاؤ کور کمانڈر گھر پہ جا کے یہ کرو, باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے. دیر 101 ایویڈنس. اور دیکھیں یہ کورٹ میں ایک جو بات یہ ملٹری کورٹس کی ہے نا, ملٹری کورٹس میں انصاف کے تقاضے تمام کمپلیٹ ہوتے ہیں. ایکیوز کو ڈیفنس لائر اپنی مرضی کا کر سکتا ہے, جتنے مرضی گواہ لے کر آنے صفائی کے لائیں, جتنا کراس ایگزامینیشن کریں, اور جو ایکیوز ہے اس کو بھی حق ہے کہ اپنی صفائی میں جو مرضی کہنا چاہتا ہے. دین
हाई कोर्ट अवेलेबल है। सिर्फ फ़र्क ये है कि बजाय इसके कि स्पेशल मीटिंग जो कोर्ट्स आपके एंटी टेररिस्ट कोर्ट में 25-30 केस एक जज के पास होते हैं, वो 8-10 साल में एक केस का फैसला करता है। यहाँ पर एक जज, एक प्रेसिडेंट है, एक उसके मेंबर हैं, रोज के केस को एक ही केस है, वो 6 महीने में 3 महीने में केस उनके फाइनल कर देते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस, और कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। ठीक, चलिए आपका पॉइंट आ गया। सिद्दीकी साहब, बड़ी माजूद के साथ मुझे कोई ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं वापस आऊंगी। तो ना सिर्फ मैं ये जानूंगी कि जो बानी पीटीआई जिन्होंने आज फिर से रिपीट किया कि मैं डील करके रिहाई नहीं चाहता, मैं अपने अदालती केसेस लड़के जो है वो अपनी बेगुनाही का सबूत देना चाहता हूं और कहीं नहीं जाऊंगा, ना ही किसी मुल्क के कहने के ऊपर कोई डील करूंगा। ना सिर्फ इसका मैंने आपसे जवाब लेना, बाकी अपने तमाम पैनलिस्ट से मैंने ये भी जानना है कि जो 2024 है सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर हमारे लिए किस किस्म का साल रहा। स्टे ट्यून, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक। नाज़रीन, जमहूरी ममालिक में उन ममालिक की तरक्की का इन्हिसार जमहूर की मर्जी पर होता है। जमहूर यानी कि अवाम, और अवाम ने साल के आगाज में ही 8 फरवरी को अपना फैसला सुना दिया था एक पार्टी के हक में, और अगर वो किसी को वज़ीर आज़म देखना चाहते थे तो उनको, जो कि इस वक्त जेल में मुक़य्यद है, बानी पीटीआई, साल 2024 में तो बानी पीटीआई किसी डील का हिस्सा बनकर ना तो हमें बाहर जाते हुए नजर आए, ना ही जेल से बाहर आते हुए हमें नजर आए। नसीम सिद्दीकी साहब, आज नीमा खान साहिबा ने जो कहा कि बानी पीटीआई कहते हैं कि मैंने 1.5 साल जेल काटी है, फिर क्या जरूरत है कि डील करके बाहर निकलूं। 2024 में तो उन्होंने डील नहीं की, 2025 में वो आपको डील कर जेल से बाहर आते नजर आ रहे हैं? जरिया, वैसे तो पिछला सेगमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, अगर इजाजत हो तो कुछ प्लीज कर दूं। देखिए जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बात की, रिजवान ने की, अनवर साहब ने की, देखिए अगर किसी ने शहीदों के मुजस्मे के ऊपर कोई हमला करता है, तंसीबात पे करता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई भी पाकिस्तानी इस तरह की पाक फौज के ऊपर कोई अटैक करे, क्योंकि जिस तरह हमारे फौजी जवान सरहदों पर अपनी जानें देते हैं, इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन बात फिर लीगैलिटी के ऊपर आ जाती है। अभी हम पहले सवाल ये आता है कि जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे, जज के सामने पेश होने वाले थे, उनको गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पेश आई, और जिस तरीके से जिन लोगों के जरिए उनको गिरफ्तार किया गया, कभी इस पे भी बात कर ले, जहां से इग्नाइट हुआ सारा मामला। फिर 9 मई की बात आती है, बानी तो उस वक्त गिरफ्तार थे, वो तो कोई हुक्म नहीं दे रहे थे। उन्होंने जो कहा था कि मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, वो उन्होंने अदम एतमाद से पहले कहा था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की भी जब शहादत हुई तो पूरे मुल्क में आग लग गई थी। ये सेंटीमेंट्स आते हैं और बहुत सारी जमातों के सेंटीमेंट्स इस तरह के आए हैं। लेकिन एक बात होती है कि अगर कोई मेरे वालिद साहब को बुरा भला कहता है मेरे सामने, मेरे लिए तो वो बहुत ही शर्म का मुकाम होगा, और मेरा दिल करेगा मैं इस बंदे को मार दूं, लेकिन उसकी सजा मारना तो नहीं होगी ना, उसकी सजा महीना 2 महीना, तो जितनी सजा बनती है उतनी सजा दी जाए। लेकिन फिर सवाल वही उठ जाता है कि एक गाड़ी के ऊपर अंदलीब अब्बास मौजूद है और अंदर खतीजा शाह मौजूद है। अंदलीब अब्बास क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं, उनको माफी मिल जाती है। तो इस तरह के मामलात जब होंगे तो फिर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी फैलेगी। मैं तो कहता हूँ जो मुजरिम है उसको जरूर सजा दे, और फिर सिविलियंस किसी डिसिप्लिन के अंदर नहीं आते, आप उनको जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं वहां पे पेश करें। फिर वहां पे ये होता है कि जब आप गवाह पेश करते हैं पुलिस वाले, तो वो कहते हैं जी हम छुप के जमान पार गए, हम मेज के नीचे बैठे हुए थे, वहां से हमने इमरान खान की गुफ्तगू सुन ली। मतलब जिस तरह की मजे का खेज बातें सामने आती हैं, कम से कम ये जो भी केसेस बनाए जाते हैं मजबूत केस बना ले। अभी हमें बड़ा दुख हुआ, मुझे जाती तौर पे बहुत दुख हुआ किसी भी जान जाने का, लेकिन जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की जान जाती तो दिल बड़ा खून के आंसू होता है। जब रेंजर्स की शहादत हुई है 26 नवंबर वाले वाक़े में, वो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के पोते हैं, शायद उनकी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ, वो गिरफ्तार भी है वो शख्स। आपने फिर उसकी FIR इमरान खान और बाकी के ऊपर काट दी। मतलब जब आप यू आर मेकिंग द मॉकरी ऑफ द लॉ, जब आप मॉकरी लॉ की बना रहे हैं, तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा या किसी को सजा और जजा मिलेगी। अब जो आपने सवाल पूछे, देखिए बात शायद मेरा भी अपना ये ख्याल था कि इमरान खान साहब हफ्ते से ज्यादा जेल नहीं काट सकेंगे और कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। लेकिन जिस सख्तियां उन्होंने बर्दाश्त की है, मेरे ख्याल से जिस तरह सख्तियां शायद आसिफ अली जरदारी ने बड़ी दलेरी के साथ जेल काटी थी, क्योंकि वो भी कई दफा जियाउद्दीन हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाते थे। लेकिन इमरान खान तो एक दिन भी इलाज के लिए बाहर नहीं निकला, ना किसी हॉस्पिटल में गया है, वो तो वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, उनकी ताकत है, अवाम उनके पीछे मौजूद है, एक पॉपुलर
लीडर है, तो अगर उन्होंने इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर ली हैं, वो मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ जाता है कि वो अंदर से फोन किसी मिनिस्टर को करता और धमकी देता है जेल से, तो वो मिनिस्टर कहता तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा, तो वो कहता मैं तो पहले ही अंदर हूँ और कितना अंदर करवाओगे। सही है, तो सिद्दीकी साहब पॉइंट आपका आ गया। हाँ, मेरे पास कुछ 5-6 मिनट रह गए, मैं चाहूंगी कि बाकियों से भी इस बारे में राय ले लूं। पॉइंट आपका आ गया कि अगर 2024 में नहीं की डील तो 25 में करके क्या करेंगे। रिजवान रज़ी साहब, वाकई 2024 में अगर बानी पीटीआई नहीं कॉम्प्रोमाइज हुए अपने बयानिए से, आपको लगता है कि 2025 में कर जाएंगे और कह लेंगे कि हाँ चलें, अगर यही रीजन है मुझे रिहा करने की तो ठीक है, इसके ऊपर माफी तलाफी हो जाए? देखिए 2024 के अंदर 70 ममालिक में इंतखाबात हुए जी, और पॉपुलरिज्म जो था वो सबसे बड़ा खतरा उभर के सामने आया। पॉपुलरिज्म का हशर और अंजाम का आगाज हमने भारत में देख लिया। अमेरिका में अभी टेक ओवर नहीं हुआ, लड़ाई शुरू हो गई है एलन मस्क की, इंडियंस की, ट्रंप के फॉलोअर्स की। इसका सबसे बड़ा हशर जो हमने देखा है 2024 के अंदर, वो यूक्रेन का वो हुक्मरान था जो मसखरा का किरदार अदा करके बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया टीवी सीरीज के अंदर और नतीजे के अंदर मुंतखब हुआ। आज 60% उसका रकबा रूस के जेरे इंतजाम है और 40% उसकी आबादी जो है वो 70% के करीब दूसरे मुल्कों के अंदर महाजर बन चुकी हुई है। और नतीजे के और अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा मुल्क का तबाह करवाने के बाद हमारे खालिद टैंक के अंदर यूक्रेन का इंजन लगा हुआ है। ये सारा कुछ तबाह बर्बाद करवाने के बाद अब वो कहता है मुज़ाकरात करने हैं। तो मेरा ख्याल है 2024 के अंदर जो 70 इलेक्शन थे उनके नतीजे में मेरे जैसे लोगों की एक फिलॉसफी जो थी, जो हम समझते थे कि इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन के बाद अमन आएगा। तो जिन जिन ममालिक के अंदर इलेक्शन हुए हैं और पॉपुलरिज्म की वेव थ्रू सोशल मीडिया जिस तरह उसने बेड़ा गर्क किया है, उसके नतीजे के अंदर हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन के नतीजे में किसी सोसाइटी में अमन नहीं आया। अच्छा ठीक है, ब्रिगेडियर साहब 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन करने वाले फैसले हम करेंगे, फैसले नहीं अवाम ने किए ना, तो बेड़ा गर्क हुआ ना नसीम सिद्दीकी साहब, नसीम सिद्दीकी साहब बेड़ा गर्क हुआ ना। आप बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, तो आप वहां बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेरे मुल्क का बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं आप। यार खुदा का खौफ करें, 2025 आपने भी तो भुगता है या नहीं? 8 फरवरी के नताइज किसी ने नहीं एक्सेप्ट किए और नतीजा आज तक भुगत रहे हैं हम। क्विक रखिएगा आपके प्लीज। सर में वो बात क्रॉस टॉक हुई, मैं सुने 8 फरवरी को अवाम ने अपना नतीजा सुना दिया था, लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी कौम आज तक भुगत रही है। क्या 2025 में भी ऐसा ही होगा? नहीं, आई थिंक 2025 को वी शुड होप फॉर द बेस्ट फॉर द नेशन, मुल्क के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, सलामती के लिए, एवरीथिंग वी ऑल हैव द बेस्ट ऑफ लक। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि 2 जनवरी को जो मुज़ाकर होते हैं, साल का स्टार्ट है, इट शुड बी अ गुड प्रेजेंटेशन फॉर द होल नेशन के। अगर बैठ के जो मैंने बात की है, तहम्मुल से एक दूसरे की बात को समझें और एक लेवल तक दोनों पार्टीज़ के कमेटियों को इतनी पावर होनी चाहिए कि कम से कम एक लेवल के वो डिसीजन ले सकें, और उससे ऊपर जब जाने लगते हैं देन दे कैन गो बैक टू रिस्पेक्टिव लीडर्स, उनसे दोबारा हदायत लें। लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर में 2 जनवरी या 3 जनवरी को ज़रूर आवाम को अच्छी खबर ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट माइनर इश्यूज पर एक इतफाक हो गया और आगे चल रहे हैं। पिछले साल पीछे छोड़ के लेट्स मूव फॉरवर्ड, और 2 जनवरी आई वुड से कि पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हो, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर हो, मायशे के लिए बेहतर हो, और हम अच्छी खबरें सुन सकें। ठीक है अनवर रज़ा साहब, 8 जनवरी को जिस तरह से अवामी राय को बुलडोज किया गया सन 2024 में, आपको लगता है जनवरी 2025 में कोई ना कोई मुफाहमत की तरफ या फिर डेमोक्रेटिकली रिकंसिलिएशन की तरफ बढ़ा जा सकता है? कोई अच्छी खबर साल के आगाज में मिल सकती है आवाम को? देखिए ज़रियाब, अगर मैं बात करूं, ब्रिगेडियर साहब ने कही थी हमें मनफी नहीं, हमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चलिए इसी को लेकर आगे चलते हैं। मैं समझता हूं कि 2025 में ये हुकूमत ये कह दे कि जो मैंडेट अवाम ने किसी एक सियासी जमात को दिया था वो चोरी हुआ है, तो सच के साथ अगर हम आगे बढ़े तो मैं समझता हूं कि इत्मीनान साजी का माहौल बेहतर होगा। और शायद पीटीआई को भी ये समझने की जरूरत होगी कि अगर ये तस्लीम कर लिया जाए तो फिर हम शायद इसी को आगे लेकर बढ़ते हैं। अगर आप सच के साथ आगाज करना चाहते हैं 2025 का, अगर आप इसी तरह चलते रहेंगे तो बिल्कुल मैं सच कहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। फिर माशी हालात इस तरह गर्दाब का शिकार होंगे, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आएगी, अदम इस्तेहकाम जब होगा तो हालात ख़राब होंगे,
तो हमें सच के साथ 2025 का आगाज करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, सियासी जमातों को अपने अपने दायरा कार के अंदर रहकर जमहूरियत को मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। तमाम सियासी जमातें जब इक़्तिदार के लिए कहीं ना कहीं गैर जमहूरी अमल करती हैं तो हालात बिगड़ते हैं। वो सब जमातों ने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक जमात भी पाकिस्तान में ऐसी नहीं जो कहे कि हमने जमहूरियत को मजबूत किया। तो लिहाजा सच के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ ये मुल्क की खिदमत होगी, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज की या अपनी हुकूमत को दवाम देने के लिए ऐसा किया जाएगा। ठीक है, वी जस्ट होप सो कि जो बातें आपने की हैं, जो भी रेड्डी साहब ने बात की और जो रजी साहब और नसीम सिद्दीकी साहब की भी दिल की यही ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ बढ़े और सियासी अनाओं के मसले को एक साइड पर रखकर ये 24-25 करोड़ आवाम, यानी कि हमारे बारे में भी थोड़ा सोच लीजिए और कोशिश कीजिए कि हम साल 2025 में 2 जनवरी को कोई अच्छी खबर सुने। हम जिसे कहते हैं कि ये मुमकिनात का खेल है, सानेहा 9 मई पर जुडिशियल कमीशन, 26 नवंबर पर जुडिशियल कमीशन इम्पॉसिबल है। अल्लाह करे कि ये पॉसिबल हो जाए और बेहतरी की कोई गुंजाइश निकल जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हम सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।